हाँ जी, तो यार आप में से काफ़ी सारे लोग, कुछ फैमिली मेंबर्स और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स एक क्वेश्चन मेरे से बहुत बार पूछते हैं कि अगर मैं इंडिया में या फिर अपनी होम कंट्री में एक ठीक-ठाक सी जॉब कर रहा हूँ, डिसेंट सी सैलरी उठा रहा हूँ, हिसाब-किताब एकदम बढ़िया है, सिस्टम एकदम सेट है। लेकिन अगर वो सारी चीज़ें छोड़-छाड़ के अगर मैं कनाडा आ जाता हूँ, तो इंडिया या फिर मेरी होम कंट्री और कनाडा के वर्क कल्चर के अंदर क्या-क्या डिफरेंसेस मेरे को दिखाई देंगे और उन डिफरेंसेस के चलते क्या कनाडा आना वर्थ है या नहीं है? या फिर सबसे ज़रूरी चीज़ कि अगर मैं कनाडा आ जाता हूँ और मैं कोई जॉब करना चाहता हूँ, तो मेरा कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, पैसा वैसा कमा पाऊंगा या नहीं कमा पाऊंगा। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम ये सारी बातें करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। और यार इंडिया और कनाडा के वर्क कल्चर के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं उसके बारे में मैं अच्छे तरीके से इसलिए बात कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इंडिया का भी अच्छा खासा वर्क एक्सपीरियंस है। मैंने लाला कंपनियों में काम किया है, एमएनसीज में भी काम किया और यहाँ कनाडा में भी मैंने स्टार्टअप में काम किया और बहुत ही बड़ी एमएनसीज में काम किया है। तो इस सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं उधर जाके, क्योंकि पाक बहुत सुंदर है। तो बेसिकली यार पहला और सबसे बड़ा डिफरेंस जो आप कनाडा के अंदर देखोगे वो ये है कि वो जो छोटू वाला कल्चर होता है ना, वो यहाँ कनाडा के अंदर नहीं होता है। इंडिया में मेरे को याद है कि हर एक ऑफिस के अंदर कोई छोटू होता था, कोई ऑफिस बॉय, ऑफिस गर्ल या फिर कोई ऑफिस असिस्टेंट, रमेश, सुरेश, मतलब आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो कोई ना कोई हेल्प अवेलेबल होती थी। कोई भी हमें काम कराना है, कॉफ़ी चाहिए, चाय चाहिए, पानी की बॉटल भरवानी है या फिर कुछ कुरियर कराना है या फिर कोई भी छोटे से छोटा काम है, एक बेल बजाई या फिर इंटरकॉम पे कॉल किया, एक बंदा आ जाएगा या फिर लड़की आ जाएगी, वो हमारे सारे के सारे काम कर देते थे। हमें चेयर से हिलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मेरे को याद है इंडिया में मेरी जो लास्ट कंपनी थी उसके अंदर एक मोनू नाम का लड़का काम करता था। लंच शुरू होने से पहले वो आएगा, हमारे लंच बॉक्सेस लेगा, लंच रूम के अंदर खाना गर्म करके प्रॉपर तरीके से उनको लगा देगा, हमें बस खाने जाना होता था और फिर खाना खाने के बाद हम अपनी सीट पे आ जाते थे और थोड़ी देर बाद हमें हमारे लंच बॉक्सेस मिल जाएंगे धुल के। मतलब इंडिया में ये सारी कन्वीनियंस होती थी। लेकिन यहाँ कनाडा के अंदर आपको बड़े बड़े डायरेक्टर्स, मैनेजर्स या फिर कोई भी हाई लेवल पोजीशन का बंदा है, किसी की भी बात कर लो, सारे के सारे लोग आपको बर्तन धोते हुए दिखेंगे, कप धोते हुए दिखेंगे। मतलब इन शॉर्ट बोलूँ तो आप ही अपने छोटू हो, आप ही अपने ऑफिस असिस्टेंट हो। मतलब वो जो छोटे छोटे सारे काम होते हैं ना, जिनको देख के हम ये कहते हैं भाई मैं तो फाइनेंस मैनेजर हूँ या फिर मैं तो इंजीनियर हूँ या फिर मैं तो सीनियर आर्किटेक्ट हूँ, ये सब मैं थोड़ी करूँगा। ऐसा नहीं होता। यहाँ पे भाई साहब सारे के सारे काम, मतलब छोटे से छोटा काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। अब यार अगला मेजर डिफरेंस जो आपको यहाँ कनाडा के अंदर दिखाई देगा वो ये है कि यहाँ पे वो जो बॉस वाली फिगर होती है ना, वो काइंड ऑफ एग्जिस्ट करती नहीं है। अब अगर आप टेक्निकली देखोगे तो लोग अलग अलग डेजिग्नेशन पे काम करते हैं। कोई एसोसिएट लेवल पे काम कर रहा है, कोई जूनियर लेवल पे है, कोई सीनियर लेवल पे है, कोई भाई साहब एग्जीक्यूटिव, कोई डायरेक्टर, कोई सीईओ लेवल पे काम कर रहा है। ऑब्वियसली सबका काम अलग अलग होगा, सैलरीज अलग अलग होंगी, लेकिन स्टिल मैं बात कर रहा हूँ रिस्पेक्ट की, मैं बात कर रहा हूँ ट्रीटमेंट की। सबको जो रिस्पेक्ट है ना वो बिल्कुल बराबर दी जाती है। मतलब मेरे ऑफिस में एक बंदा है जो 20 साल से काम कर रहा है और मैंने अपनी कंपनी के अंदर ज्वाइन किया था कुछ 2 साल पहले। हम दोनों को बहुत ही बराबर रिस्पेक्ट दी जाती है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत पुराना है तो उसको अलग तरीके से ट्रीटमेंट दी जाएगी। इनफैक्ट आपके ऑफिस के अंदर शाम को या फिर रात को जो क्लीनिंग सर्विसेज वाले आते होंगे या फिर ऑफिस के टाइम पे कोई रिपेयरिंग करने के लिए आता है, मतलब कोई भी बंदा है, सबको बराबर तरीके से ट्रीट किया जाता है। कोई डिसरिस्पेक्ट या फिर कोई डिस्क्रिमिनेशन डेजिग्नेशन के बेसिस पे बिल्कुल भी नहीं होती है। और साथ के साथ एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि मेरे को इंडिया में याद है कि लाला कंपनियों में क्या होता था, जो मैनेजर होता है ना वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो उसके अंडर काम करते हैं उनको ऐसे ट्रीट करता था जैसे उनको वो ओन करता हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हिसाब किताब बहुत बढ़िया होता है और ये इस पर भी डिपेंड करेगा कि आपकी कंपनी का ओनर कौन है। अगर आप किसी कनेडियन के अंडर काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आप ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन हिसाब किताब अलग है तो भाई रिस्पेक्ट मुश्किल ही है। और यार ये तो बात होगी कॉर्पोरेट की। अगर मैं रिटेल स्टोर्स की बात करूं या फिर कोई रेस्टोरेंट या फिर सर्वाइवल जॉब्स की बात करूं और आप वहां पे लेटर से एसोसिएट हो, अपनी शिफ्ट के दौरान अगर आपको एक वॉशरूम क्लीन करना है और आप किसी और काम में बिजी हो, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका मैनेजर वो देखेगा और बोलेगा नहीं नहीं मैं तो मैनेजर हूँ, मैं क्लीन नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होता। या फिर उसका मैनेजर देखेगा कि भाई मैं तो हाई लेवल पर काम करता हूँ, मैं ये क्यों करूँ, ऐसा नहीं होता। मैनेजर भी आपको शिफ्ट के दौरान वॉशरूम क्लीन करता हुआ दिख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद यार बात आती है सैलरीज की। तो बेसिकली यार यहाँ कनाडा के अंदर डिग्री से ज्यादा वैल्यू की जाती है आपके हार्डवर्क, आपके टाइम और आपके स्किल्स की। चाहे आपने कोई बैचलर्स की है, मास्टर्स की या फिर कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हुआ है, वो मैटर नहीं करेगा। मैटर करते हैं कि भाई आपको कौन कौन से स्किल्स आते हैं, आप कंपनी में किस तरीके से अपने स्किल्स को यूज करके वैल्यू ऐड कर सकते हो। लेट अस से कि भी आप किसी कंपनी के अंदर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो हैरान मत होना, हो सकता है कि भी आपके ऑफिस टाइमिंग के बाद जो क्लीनिंग सर्विसेज वाले आते हैं या फिर आपके ऑफिस टाइमिंग पे कोई रिपेयरिंग वाले आते हैं, प्लम्बर, कारपेंटर, उनकी सैलरीज या फिर उनकी जो कमाई है वो ज़्यादा है। या फिर कोई आपका फ्रेंड है जो कि ट्रक ड्राइवर है या फिर ऊबर वगैरह चलाता है, तो इवेंचुअली सारा टैक्स वगैरह हटा हटू के हो सकता है कि उसकी टेक होम सैलरी आपसे ज़्यादा हो। तो डेफिनेटली कनाडा के अंदर फिजिकल लेबर, फिजिकल जो हथी काम होता है, जो स्किल्स होते हैं, उनकी वैल्यू ज़्यादा की जाती है। तो प्लीज़ अपने जो कोर्सेज हैं
उसी तरीके से सिलेक्ट करो। अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हो या फिर सोच रहे हो या फिर जस्ट आए हो, तो भाई साहब आज से ही अपने स्किल्स पे काम करना शुरू कर दो, क्योंकि जो आपकी सैलरी है, आपकी जो कमाई है, उन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगी। अब यार अगर कहीं पे जॉब करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी एक्सपेक्टेशन होगी कि भाई थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट होगा, साल के एंड में थोड़ी सैलरी बढ़ेगी, हिसाब किताब बढ़िया होगा। मेरे को याद है इंडिया में क्या होता था कि 10%, 13%, 15% या फिर 20% भी नॉर्मल होता था। मेरी जो लास्ट कंपनी थी इंडिया के अंदर, एमएनसी वाली, उसके अंदर मेरा जो लास्ट इंक्रीमेंट हुआ था वो 27% था। उसके बाद मैं कनाडा आ गया था, लेकिन सैलरी बहुत बढ़िया बढ़ गई थी, हिसाब किताब एकदम सेट हो गया था। लेकिन यहाँ कनाडा के अंदर मैंने देखा है कि भाई 3%, 2%, 1% या फिर 5% तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। 10% अगर किसी का इंक्रीमेंट हो जाता है तो वो भाई साहब आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली बात हो जाएगी, लोग आपको हार पहनाएंगे। तो अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है ना, वो इसी हिसाब से रखना कि भी 2%, 3% ही होगा। तो अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि मैं कोई कंपनी ज्वाइन कर लूंगा $60,000 या फिर $70,000 के पैकेज पे पर एनम, और फिर मैं इंक्रीमेंट ले लेके भाई साहब बहुत ही बड़ी सैलरी ले लूंगा, 1,20,000, 50,000 हो जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पे आपको स्विच करना पड़ता है अगर आप अपनी सैलरी बढ़ाना चाहते हो। और कंपनी स्विच करने से रिलेटेड एक बहुत ही बढ़िया चीज़ बताता हूँ जो कनाडा के अंदर होती है, वो चीज़ मेरे को बहुत बढ़िया लगती है कनाडा के वर्क कल्चर में। अब यार मैंने इंडिया के अंदर भी काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं और कनाडा के अंदर तो भाई साहब बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं। अब इंडिया के अंदर मेरे को याद है कि जब भी इंटरव्यू के बाद जो सैलरी डिस्कशन का राउंड होता था, उसमें एचआर का सबसे पहला क्वेश्चन यही होता था कि भाई जहाँ पे आप अभी काम कर रहे हो वहाँ पे आपकी सैलरी कितनी है। लेटर से मैंने बोल दिया कि भाई मैं मंथली 50,000 रुपीज़ उठा रहा हूँ, इतनी मेरी सैलरी है और मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो 1 लाख रुपए पर मंथ है। वो बोलेगा अच्छा 100% का इंक्रीमेंट चाहिए। भाई साहब आपको तो अपनी करंट सैलरी के हिसाब से 20% से ज़्यादा का इंक्रीमेंट नहीं देंगे। मतलब आपकी प्रेजेंट सैलरी पे डिसाइड होता था कि आपकी नई कंपनी के अंदर सैलरी कितनी होगी या फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ कनाडा के अंदर जो हिसाब किताब है वो बहुत अलग होता है। यहाँ पे आपसे वो नहीं पूछेंगे कि आप करंट एम्प्लॉयर के पास कितने पैसे उठा रहे हो या फिर आपकी सैलरी कितनी है। मतलब जनरली आपसे नहीं पूछेंगे। मेरे साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ। आपकी जो सैलरी है वो डिसाइड होगी कि भी कंपनी का बजट कितना है या फिर आपके अंदर कौन कौन से स्किल्स हैं, आप किस तरीके से कंपनी के अंदर वैल्यू ऐड कर सकते हो या फिर कितने अच्छे तरीके से आप नेगोशिएट करते हो। तो अगर शॉर्ट में बताऊं तो हो सकता है कि कनाडा के अंदर आपकी पहली कंपनी के अंदर आपका एनुअल पैकेज है $60,000 और अगली कंपनी के अंदर आप इंटरव्यू वगैरह देते हो और आपकी सैलरी हो जाती है $120,000। ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, मैंने लोगों के साथ ऐसा होता हुआ देखा है, तो ये हिसाब किताब होता है। अब एक चीज़ जो मेरे को कनाडा के बारे में बहुत बढ़िया लगती है, जो इंडिया में तो आई थिंक नहीं होती है, मेरे एक्सपीरियंस में कभी नहीं हुआ, मे बी आपके साथ हुआ हो ऐसा, तो बेसिकली यहाँ कनाडा के अंदर टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू की जाती है। मतलब बंदे के टाइम की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है, स्पेशली अगर आप आर्ली वेजेस पे काम करते हो। क्योंकि क्या होता है कि लेट अस से कि आपको एक दिन में 8 घंटे काम करना है और काम ज़्यादा आ गया है, किसी रीज़न की वजह से आपने 8 घंटे 15 मिनट काम किया, तो होगा क्या, जो आपने एक्स्ट्रा 15 मिनट काम किया है उसके भी आपको पैसे मिलेंगे, जो भी आपका आर्ली वेज है उसके हिसाब से। इनफैक्ट जो आपका मैनेजर है या फिर कोई भी सुपरवाइजर है वो आपको थैंक यू करते नहीं थकेगा। मतलब 10 बार वो आपको सॉरी बोलेगा, 50 बार वो आपको थैंक यू बोलेगा, क्योंकि आपने अपने टाइम से ज़्यादा काम किया है। काफ़ी बार ऐसा हुआ है। मेरी लास्ट कंपनी में क्या होता था, एक बंदा था जो कि 4:55 पे लैपटॉप बंद कर देता था क्योंकि 5 बजे हमारी छुट्टी होती थी। तो बेसिकली यार 8 घंटे का मतलब 8 घंटे ही होता है, 9 to 5 का मतलब 9 to 5 ही होता है। इसलिए कहते हैं कि भी कनाडा के अंदर जो वर्क लाइफ बैलेंस है, अगर आप अच्छी जॉब करते हो तो बहुत बढ़िया होता है। और अगर आप आर्ली वेजेस पे काम नहीं भी करते हो, आपका कोई एनुअल पैकेज है, तो उस केस में जो भी आपकी इंप्लॉयमेंट कंडीशंस हैं, अगर आप एक्स्ट्रा काम करते हो तो उस हिसाब से आपको कॉम्पेंसेट किया जाता है। तो हिसाब किताब बहुत बढ़िया होता है। अब यार देखो, इंडिया और कनाडा के वर्क कल्चर के अंदर डिफरेंसेस तो बहुत सारे, और मेरे पर्सनल ओपिनियन में कनाडा का वर्क कल्चर थोड़ा सा बेटर है। यहाँ पे जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा सा बेटर है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि भाई अगर मैं अपनी होम कंट्री में या फिर इंडिया में एक ठीक ठाक सी जॉब कर रहा हूँ, डिसेंट सी सैलरी उठा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के अगर मैं कनाडा आता हूँ तो भाई मेरा कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, पैसे वैसे कमा पाऊंगा या नहीं कमा पाऊंगा, डॉलर्स की बारिश होगी या नहीं होगी। अगर मैं जॉब करना चाहता हूँ तो एक कड़वा सच बताता हूँ, अगर आप आईटी फील्ड से बिलोंग करते हो, आप आईटी इंडस्ट्री में हो, लाइक कोई मोबाइल ऐप डेवलपर या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर कोई टेस्ट इंजीनियर हो, साइबर सिक्योरिटी हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई वगैरह, मतलब टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम करते हो, तो आपको जॉब मिलने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आपके पास राइट स्किल्स हैं, आपको चीज़ें अच्छे से आती हैं, जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी टूल्स वगैरह होते हैं, कोडिंग वोडिंग अच्छे से आती है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इनफैक्ट जो सैलरीज हैं वो भी रिलेटिवली काफ़ी अच्छी होती है कनाडा के अंदर, यूएस के अंदर तो और ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन अगर आप किसी रेगुलेटेड फील्ड से बिलोंग करते हो, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, डेंटिस्ट वगैरह हो गए, टीचर्स, लॉयर्स, ऐसी कोई अगर आप कनाडा के अंदर जॉब करना चाहते हो, दिक्कत कोई नहीं है, पैसा बहुत है, लेकिन उसके लिए आपको लाइसेंसेज लेने पड़ेंगे, आपको सर्टिफिकेशंस
वगैरह परस्यू करनी पड़ेंगी, जिसके प्रोसेस में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और डॉलर्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा लग जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। इसलिए काफ़ी सारे लोग जो अपनी होम कंट्री में लॉयर्स थे, डेंटिस्ट वगैरह थे, यहाँ आके कुछ और करना शुरू कर देते हैं। तो ये हिसाब किताब होता है। लेकिन इन केस अगर आप ये सारा कुछ कर लेते हो, लॉयर बन जाते हो या फिर डेंटिस्ट बन जाते हो या कनाडा के अंदर मेडिकल फील्ड में चले जाते हो, तो भाई साहब पैसा बहुत है। तो वो जो टाइम लगाओगे, वो जो पैसा लगाओगे सर्टिफिकेशंस में, लाइसेंसेस में, अपनी पढ़ाई में, तो वो डेफिनेटली वर्थ होगा। लेकिन काफ़ी सारे लोग उसको प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि जो इमिग्रेंट्स होते हैं जनरली 28 साल, 29 साल, 30 साल की उम्र में आते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि इन सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करें। बाकी अगर आप बिलोंग करते हो फाइनेंस या फिर अकाउंट्स जैसे फील्ड में, तो उस केस में यार जो सैलरीज होती हैं वो थोड़ी नॉर्मल होती है स्टार्टिंग में, लाइक 60,000, 70,000 या फिर $80,000 पर एनम। लेकिन अगर आप सर्टिफिकेशंस ले लेते हो, जैसे अकाउंट्स के केस में आता है CPA, फाइनेंस के फील्ड में होता है CFA, तो ऐसे अगर आप सर्टिफिकेशन वगैरह ले लेते हो तो उस केस में सैलरीज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और कौन सा फील्ड होता है? और बाकी यार यहाँ कनाडा के अंदर जो फिजिकल लेबर होते हैं, जो स्किल्ड काम होता है, जैसे कि कारपेंटर और प्लम्बर्स वगैरह हो गए या फिर इलेक्ट्रीशियंस वगैरह हो गए, इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू की जाती है। ट्रक ड्राइवर्स की सैलरी, मतलब सैलरी तो क्या कहूँ, जो कमाई होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और अगर आप अपना ट्रक डाल देते हो तो भाई साहब वारे न्यारे हो जाते हैं। बाकी अगर आप ये जानना चाहते हो कि भी कनाडा की इतनी बुरी हालत क्यों रखी है, वाई कनाडा सक्स, तो ये राइट वाली वीडियो चेकआउट करो। और ये जानना चाहते हो कि भी मेरी कनाडा की PR कैसे हुई थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस की थी, उनको कैसे सॉल्व किया था ताकि आपकी हेल्प हो पाए, तो ये लेफ्ट वाली वीडियो चेकआउट करो। और ये वीडियो आपको पसंद आई तो please like, share and subscribe, and as always, stay healthy and keep hustling.